हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन नॉवली की एडरेसली क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1 वुड बी। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो जो फोटोन इमिट होगा उसका क्या वेवलेंथ, इन्फिनिटी से फर्स्ट में, तो वेवलेंथ बताना है फोटोन का। तो देखिए, इन्फिनिट ऑर्बिट में एनर्जी होता है 0, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू भी 1 होगा, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 है, इसको -13.6 करना है, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट करेगा। तो जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं फोटोन का जिसका एनर्जी पता हो। तो वेवलेंथ होता है 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 डिवाइडेड बाय 13.6, तो इसका वैल्यू आएगा 13, लगभग 91 के आसपास आएगा। ये 91 टाइम्स होगा। तो वेवलेंथ जो है इतना नैनोमीटर होगा। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वेवलेंथ नैनोमीटर में आता है तो वेवलेंथ इन नैनोमीटर इक्वल टू 91। तो वेवलेंथ जो है फोटोन का 91 नैनोमीटर आएगा। एनर्जी डिफरेंस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी वाला ही फोटोन इमिट होता है। लेकिन यहाँ पे रिट्जबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका तो यूज ही नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली में बोल रहा है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू RZ² इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो इतना मीटर इनवर्स वेवलेंथ आएगा। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू रिट्जबर्ग कांस्टेंट 1.097, हम लिखाए थे 1.1 इंटू 10⁻7। यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो यही वैल्यू लिखिए 1.097 इंटू 10⁻7। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इंटू 1 कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। N1 लोअर ऑर्बिट आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस N2 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये 0 होगा तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 अपॉन लेमडा का वैल्यू आएगा 1.097 इंटू 10⁻7, इतना मीटर इनवर्स। इसका मतलब वेवलेंथ हो जाएगा 1 अपॉन 1.097 इंटू 10⁻7, अपॉन में ही होगा इतना मीटर। इसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नैनोमीटर के लिए, तो 10⁻7 10⁻9, तो ये 100 हो जाएगा। 100 अपॉन 1.097 इतना नैनोमीटर, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.097 इतना नैनोमीटर। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 91 नैनोमीटर। आंसर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। आपके पास एलिमेंट M है जिसका कि एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238 है। एटॉमिक नंबर 92 है, मतलब ये यूरेनियम है, यूरेनियम 238 92। इससे जो है एलिमेंट N बनता है, M से N बनता है जिसका कि एटॉमिक नंबर Y, मास नंबर X दिया हुआ है, प्लस 2 अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। और N एटॉमिक नंबर जिसका Y है, N एलिमेंट जो बना है इससे L बनता है जिसका कि एटॉमिक नंबर B और मास नंबर A है, प्लस 2 बीटा पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिट्रॉन इमिट होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट L इज, तो L में कितना न्यूट्रॉन होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले N के बारे में आपको फाइंड आउट करना होगा। N का एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या है, 92 इक्वल टू बाई प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ से बाई इक्वल टू आएगा 92 माइनस 4 88। तो N का एटॉमिक नंबर है 88, मास नंबर 238 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू 2 8, तो x इक्वल टू 230। तो N का मास नंबर होगा 230, एटॉमिक नंबर 88 230।
इससे बनता है एल, जिसका कि एटॉमिक नंबर बी है, मास नंबर ए है, और साथ में दो बीटा पार्टिकल्स बनता है, मतलब टू बीटा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्लस वन जीरो। बीटा पॉजिटिव है मतलब पॉजिट्रॉन है, दो पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, तो प्लस टू प्लस वन जीरो चार्ज होगा इस पे। अब जो है देख लीजिए 88 इक्वल टू बी प्लस टू इंटू वन टू, तो बी इक्वल टू 86। तो एल का एटॉमिक नंबर है 86 और मास नंबर 230। 230 इक्वल टू ए प्लस टू इंटू जीरो, तो ए प्लस जीरो, तो 230 मास नंबर है, ए का मास नंबर है 230। एटॉमिक नंबर 86 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 86, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 230 है। इसमें से प्रोटॉन 86 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 230 माइनस 86, तो इसका वैल्यू आएगा 144। 6 4 10 8 4 12 1 13 1 2, हाँ 144, ऑप्शन बी। तो एलिमेंट एल में 144 न्यूट्रॉन है। इसके बाद 13 क्वेश्चन, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbital described by three quantum numbers will have the same energy in the absence of magnetic and electric field। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिटल्स का थ्री क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब किया गया है। अब आपको बताना है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में n प्लस एल रूल फॉलो होता है। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम है तो उस केस में जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमेशा n पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा n का वैल्यू उतना ही ज्यादा एनर्जी ऑर्बिटल का, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ n प्लस एल रूल फॉलो होगा। ए n प्लस एल 1 प्लस जीरो, एन प्लस एल का वैल्यू 1 हो रहा है, 2 प्लस जीरो, एन प्लस एल का वैल्यू 2 हो रहा है, 2 प्लस वन, एन प्लस एल का वैल्यू 3 हो रहा है, 3 प्लस टू, एन प्लस एल का वैल्यू 5 हो रहा है, 3 प्लस टू, एन प्लस एल का वैल्यू 5 हो रहा है। तो देखिए एन प्लस एल किसमें सेम है, डी और ई का एन प्लस एल वैल्यू सेम है, तो इसका एनर्जी सेम होगा, ऑप्शन ए। सी एंड डी का सेम नहीं है, एक का 3 है एक का 5 है, तो डी का एनर्जी ज्यादा होगा सी से, गलत। बी एंड सी, बी और सी में सी का एनर्जी ज्यादा होगा ई से, रिजेक्टेड, सेम एनर्जी नहीं है। ए एंड बी, इसमें भी बी का एनर्जी ज्यादा होगा ए से, तो एनर्जी का ऑर्डर होगा ई इक्वल टू डी, ये दोनों का एनर्जी ज्यादा होगा सी से, सी का एनर्जी ज्यादा होगा बी से, इसका एनर्जी ज्यादा होगा ए से। सबसे कम एन प्लस एल वैल्यू ए का है, उसके बाद बी का है, उससे ज्यादा सी का है, और उससे ज्यादा डी का है, और डी और ई का एन प्लस एल वैल्यू सेम है, तो डी और ई का एनर्जी सेम होगा, बाकी सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद 14th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। तो आपको फिफ्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताना है, मतलब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है, और इसका फॉर्मूला होता है NH अपॉन 2 पाई। फिफ्थ ऑर्बिट तो n इक्वल टू 5 है, तो 5h अपॉन 2 पाई, 10h अपॉन पाई नहीं होगा, 2.5h अपॉन पाई, तो 5 अपॉन 2 को ही तो 2.5 लिखेंगे, 2.5h अपॉन पाई, ऑप्शन बी ये करेक्ट है। बाकी 25h 1h गलत है, h अपॉन पाई नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, uncertainty in the position of an electron moving with velocity 300 meter per second accurate up to 0.001% will be। तो वेलोसिटी में एरर परसेंटेज दिया हुआ है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा, डेल्टा v इक्वल टू 0.001% ऑफ 300, तो 0.001% ऑफ 300, ये जो है 0.001% हो गया 300 का 1000, तो ये आया 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा भी पता है, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, m इंटू डेल्टा भी। मास पता है
चेंज इन वेलोसिटी पता है। अब हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाइए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे एच का वैल्यू भी लिखा हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट इतना जूल सेकंड, मतलब एच का ये वैल्यू आपको लेना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, एम डेल्टा भी मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, इंटू डेल्टा भी 3 इंटू 10⁻³ तो इतना हो गया आपका, ये जो है एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। एच 6.63 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू पाई। यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू होगा 6.63 -34 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 9.1 इंटू 3 इंटू, ये एक्चुअली में -31 -3 10⁻34 है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा 6.63 अपॉन 4 पाई इंटू 27.3। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.0193। तो ये कौन से ऑप्शन में है? 0.0193 नहीं है, 1.92 के टर्म में है। तो 1.93 इंटू 10⁻², 1.93 इंटू 10⁻² मीटर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगा। ऑप्शन ए, अगर 19.2 कीजिएगा तो 10⁻³ होगा, 1.92 इंटू 10⁻² मीटर। इसको अगर 19.2 कीजिएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ ये पावर देखिए -2 ही है, तो -2 ऑप्शन ए वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट, इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम 23892 टू 23492 if one emission is alpha particle, what should be the other emission? यूरेनियम 23892, इससे जो है यूरेनियम बनता है जिसका कि मास 234 हो जाता है 92, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल्स बनता है हीलियम 42। तो और क्या इमिट होगा? तो देखिए, मान लेते हैं कि एक्स इमिट होता है जिसपे कि चार्ज वाई है और मास जो है इसका जेड है। तो बैलेंस कीजिए, 92 इक्वल टू 92 प्लस 2 प्लस चार्ज वाई, तो वाई इक्वल टू -2 आ रहा है, और 238 इक्वल टू 234 प्लस 4 प्लस जेड, तो यहाँ से जेड का वैल्यू 0 आ रहा है। तो मास 0 होना चाहिए और चार्ज -2 होना चाहिए। तो एक्चुअली में -2 चार्ज होता नहीं है किसी पे, -1 होता है। तो दो पार्टिकल -1 चार्ज वाला इमिट होगा, ये एक्चुअली में बीटा पार्टिकल्स होता है। तो दो बीटा पार्टिकल्स इमिट होगा, 2e - 1 0, 1 बीटा एंड 1 गामा। 1 बीटा में तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा, 2 बीटा तो चाहिए, गामा के पास चार्ज नहीं होता है। 1 बीटा पॉजिटिव एंड 1 बीटा नेगेटिव, मतलब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये तो होगा ही नहीं, ये तो अपने आप में ही 0 हो जाता है। e + 1 0 और e - 1 0, दोनों का प्लस, देखिए चार्ज 0 है तो ये तो कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। फाइनली आपको -2 चार्ज चाहिए, 2 बीटा नेगेटिव, ऑप्शन से ये सही है। 2 बीटा पार्ट की लिमिट होगा तो चार्ज -2 हो जाएगा, 2 बीटा नेगेटिव एंड 1 बीटा पॉजिटिव। 2 बीटा नेगेटिव के साथ 1 पॉजिट्रॉन पॉजिटिव बीटा पार्ट के लिए नहीं होगा, एक भी पॉजिटिव आ गया तो एक ज्यादा +1 चार्ज हो गया ना इस पॉजिट्रॉन के कारण, उसको कौन बैलेंस करेगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम? तो आपको बताना है हाईएस्ट एनर्जी किस केस में होगा। इसके लिए n + l का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। n + l 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4। तो n + l जिस केस में हाईएस्ट, उसका एनर्जी सबसे ज्यादा। तो अगर किसी ऑर्बिटल का सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ये है n = 3 l = 2, तो बाकी इन सभी से
एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होगा इसका एनर्जी हाईएस्ट होगा, ऑप्शन सी। द आयोनाइजेशन enthalpy of hydrogen atom is 1.312 into 10 to the power 6 joule per mole. The energy required to excite the electron in the atom from n equal to 1 to 2। तो अगर फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है तो उसके लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में अगर आएगा तो सिर्फ कांस्टेंट ही चेंज होगा, जेड स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होगा इतना इंटू जेड स्क्वायर जूल। किसी भी एटम के लिए, हाइड्रोजन के केस में 1 है तो इंटू 1 स्क्वायर हो रहा है, अगर हीलियम रहता तो इतना इंटू 2 स्क्वायर, इतना जूल में आता आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी के टर्म में भी देख लेते हैं। और N1 से N2 में ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कितना लगता है, एनर्जी लगता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, जहाँ पे N1 लोअर ऑर्बिट है, N2 हायर ऑर्बिट है। 13.6 जेड स्क्वायर, यही तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब एनर्जी जो रिक्वायर होगा N1 से N2 में ट्रांजिशन के लिए वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इतना दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू N1 1 का स्क्वायर माइनस N2 2 का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1/4 3/4 होगा। तो 3/4 टाइम्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा फर्स्ट से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। और दोनों का यूनिट जूल पर मोल में है तो कुछ भी कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। जितना आयोनाइजेशन एनर्जी होगा जूल पर मोल में उसका 3/4 टाइम्स एनर्जी लगेगा फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में एक्साइट करवाने के लिए। 3/4 इंटू 1.312 इंटू 10⁶, तो 0.75 होगा 3/4, तो 1.312 इंटू 0.75 इंटू 10⁶ जूल। इसका वैल्यू आता है 0.984 इंटू 10⁶, या फिर आप बोल सकते हैं 9.84 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपको जूल पर मोल से दिक्कत है तो इस तरह से सोचिए कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम रहता तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करवाने के लिए 1.312 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता। 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर Na पार्टिकल्स। तो हाइड्रोजन का Na पार्टिकल्स को आयोनाइज करवाने के लिए इतना जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, 1.312 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 पार्टिकल को आयोनाइज करवाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 1.312 अपॉन Na, इतना जूल एनर्जी लगेगा एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करवाने के लिए। और जितना एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करवाने के लिए लगेगा उसका 3/4 लगेगा उसको फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में एक्साइट करवाने के लिए, क्योंकि एनर्जी होता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एटम का होता है, एक एटम को आयोनाइज करवाने के लिए इतना एनर्जी लगता है। और एक एटम में फर्स्ट से सेकेंड में आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना चाहते हैं तो इतना एनर्जी लगेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू दिस। तो इसी का 3/4 टाइम्स, मतलब ये जो 1 एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी आया इसका 3/4 टाइम्स लगेगा एनर्जी, 3/4 इंटू 1.32 इंटू 10⁶ अपॉन N। एक एटम को फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में एक्साइट करवाने के लिए इतना लगेगा, 3/4 इंटू 1.312 इंटू 10⁶। इसका वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे इतना जूल, तो 9.84 इंटू 5 जूल अपॉन Na, इतना जूल लगेगा एक एटम को एक्साइट करवाने के लिए। तो ये होगा आपका जूल, इतना जूल पर पार्टिकल पर मोल यहाँ आंसर में भी दिया हुआ है। तो आपको ऐसा 1 मोल एटम को एक्साइट करवाना है तो एक एटम के लिए इतना जूल लगता है। तो
1 मोल एटम के लिए कितना लगेगा, 1 मोल मतलब Na पार्टिकल्स, तो Na पार्टिकल्स के लिए कितना लगेगा, एक पार्टिकल के लिए इतना, Na पार्टिकल्स के लिए इतना इंटू Na, तो इतना जूल एनर्जी लगेगा आपको Na पार्टिकल्स को एक्साइट करवाने के लिए। Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना जूल पर मोल आपको एनर्जी लगेगा। एक मोल पार्टिकल को आप अगर एक्साइट करवाएंगे, अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम रहेगा तो इतना एनर्जी आपको खपत करना पड़ेगा जूल पर मोल। इसीलिए जूल पर मोल, और यहाँ भी जूल पर मोल में अनायसन एनर्जी दिया हुआ था, तो इसको हम एटम में कन्वर्ट करके नहीं किए, क्योंकि फाइनली अपॉन Na और फिर बाद में Na से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक एटम के करस्पॉन्डिंग जितना आएगा तो Na एटम के करस्पॉन्डिंग उसका Na टाइम्स मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया था। ये थोड़ा सा सोचने का जरूरत है, जब आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब अपने आप होने लगेगा आपसे। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि इस तरह से कैसे सोच सकते हैं। ऐसे नहीं तो आप इस तरह से तो कर ही सकते हैं कि पहले एक पार्टिकल का कर लीजिए फिर कीजिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपको, जो कि एग्जाम में बचाना है टाइम, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से आंसर आएगा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।